everyone, I welcome you all in my YouTube चैनल परिहार कॉमर्स क्लासेस। इस चैनल में मैंने कोशिश करी है कि हम हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से डिस्कस करें और उस टॉपिक के जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको समझें और आसान भाषा में मैंने कोशिश करी है कि हर चीज़ को समझाया जाए ताकि हर बच्चे को इसमें कही हुई बातें आसानी से समझ में आए। If you have missed my previous video on 12th class business studies, don't worry. In the description, I have shared channel playlist link where you will get all my videos in one place. And don't forget to subscribe my channel for latest updates. आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल। इससे पहली वीडियो में हमने 4 प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योल ने दिए थे उनको डिस्कस किया था, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन एंड यूनिटी ऑफ कमांड। आज की इस वीडियो में हम उसके आगे के जो प्रिंसिपल हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्केलर चेन। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को हमारे पहले टॉपिक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योल ने दिया था, उन्होंने इस प्रिंसिपल में कहा है कि जो एक कंपनी है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर में जो जो भी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे एक सैमसंग कंपनी है, सैमसंग कंपनी जो है वो टीवीज़ को प्रोड्यूस करती है और मोबाइल फ़ोन को प्रोड्यूस करती है। तो उन्होंने कहा है कि जो भी उनका डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे टीवी का डिपार्टमेंट अलग होगा और जो मोबाइल फ़ोन का डिपार्टमेंट है वो अलग होगा। तो जो एक जैसे काम हो रहे हैं, जैसे टीवी के जो डिपार्टमेंट होगा वहाँ पे टीवी से रिलेटेड सारे के सारे वर्क होंगे, और जो मोबाइल फ़ोन का डिपार्टमेंट होगा मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड सारे के सारे वर्क होंगे। तो उनका जो हेड होगा, जैसे मोबाइल फ़ोन डिपार्टमेंट का जो हेड होगा और जो टीवी डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो अलग अलग होंगे। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि एक एम्प्लॉय जो टीवी डिपार्टमेंट के अंदर में काम कर रहा है, वो उनके दिए गए हेड के अकॉर्डिंग काम करेगा। उनके जो हेड ने जो इंस्ट्रक्शन दी होगी वो वही सारे के सारे काम को वो करेगा। और दूसरी तरफ अगर जो दूसरा डिपार्टमेंट है, वो उनके जो हेड ने जो उनको डायरेक्शन दी है उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। यही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मेन एम ये होता है कि जो ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ है, क्योंकि सैमसंग कंपनी एक ही है और उसके दो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न हो सकता है कि उसने वो काम कर दिया, उसने वो काम नहीं किया। तो इस तरह का चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उनके इंचार्जेस अलग हैं, उनके प्लान्स जो बनते हैं वो अलग होते हैं, और जो उनके एग्जीक्यूशन करने का तरीका होता है वो अलग अलग होते हैं। तो ये है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगर हम बात करें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे दिया है, आप उनको आसानी से समझ जाओगे। मैं अब इसकी समरी आपको बता देता हूँ। यूनिटी ऑफ कमांड जो है एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए होता है। एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय, जैसे मैंने इस एग्जांपल में डिस्कस किया था जब मैंने आपको यूनिटी ऑफ कमांड समझाया था, कि एक सेल पर्सन है, सेल पर्सन को बोला गया है कि आप चीज़ों को सेल करो मार्केट में जाके, लेकिन आप जो है सेल डिपार्टमेंट ने उसको कहा है कि आप 10% तक का डिस्काउंट दे सकते हो डील को फाइनल करने के लिए, और वहीं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसने बताया हुआ है कि आप सिर्फ 5% का डिस्काउंट दे सकते हो। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट के हेड के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होता, तो शायद जो सेल डिपार्टमेंट जो सेल पर्सन है उसको कन्फ्यूज़न ही नहीं होती कि वो किसकी बात को माने, और वो एक सही डिसीजन आसानी से ले सकता है। लेकिन यहाँ पे वो कंफ्यूज हो गया है। तो इसी को कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, कि एक जो सेल पर्सन है वो सेल डिपार्टमेंट के लिए काम करता है, तो उसे सेल डिपार्टमेंट जो कहता है वही बात वो माननी चाहिए। तो ये था यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है वो पूरे इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सैमसंग कंपनी है, वो पूरी की पूरी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अंदर में मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं, टीवी बन रहे हैं। अगर दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, जैसे जैसे मैंने बताया आपको कि एक जैसे काम जहाँ पे होते हैं, उनका जो हेड होता है उनके डायरेक्शन उसको मानने पड़ते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं सैमसंग कंपनी के ऊपर इसका फ़र्क पड़ेगा। तो ये है यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। जरा इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है जब हम चीज़ों को अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस
रैंक वाइज उनको, सीक्वेंस वाइज उनको लगाते हैं। जो हमारी पहली प्रेफरेंस होगी वो सबसे ऊपर होगी और उसके बाद की प्रेफरेंसेस उसके नीचे नीचे होती जाएंगी। इसी को सबऑर्डिनेशन कहते हैं। इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट की बात मैं आपको बताता हूँ। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है एक इंडिविजुअल का जो फायदा है वो उसका इंटरेस्ट होगा। जनरल इंटरेस्ट का मतलब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट की बात यहाँ पे हो रही है और इंडिविजुअल में एम्प्लॉय के इंटरेस्ट की बात यहाँ पे हो रही है। तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक जो कंपनी है, वो हमेशा कोशिश करती है कि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छी सैलरी दे, अपने कॉम्पिटिटर्स को हराए और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करे, ये उसका इंटरेस्ट होता है। और दूसरी तरफ अगर देखें, जो एक एम्प्लॉय होता है उसका इंटरेस्ट क्या होता है कि वो उसे कम से कम काम करना पड़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी जो है वो अर्न करे। ये हो सकता है कि एक इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय है उसका इंटरेस्ट ये हो सकता है। लेकिन अगर जो फ्योल हैं वो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है उसे अपने इंटरेस्ट को सेकंड रैंक पे रखना चाहिए और पहले रैंक पे उसे रखना चाहिए जनरल इंटरेस्ट को, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को, जिसमें सबका फायदा हो उसको उसको ऊपर रखना चाहिए और अपने इंटरेस्ट को उसको उसके बाद रखना चाहिए। तो इसी को कहते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल की, जो है रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है कि जो काम करने के बाद उसको जो पैसा मिलता है उसे रिम्यूनरेशन कहते हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि अपने सारे एक्सपेंसेस का पे करने के बाद फिर जो भी अर्निंग उसकी होती है उस अर्निंग में से जितने भी लोग उससे जुड़े हुए हैं उन सबको पेमेंट करते करते लास्ट में जब वो सारे एक्सपेंसेस का पेमेंट कर देता है, अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर देता है, अपने लोन जो उसने लिया था उसका पेमेंट कर देता है, उसके बाद जो उसकी पैसा उसके बच जाता है उसको उसकी पेइंग कैपेसिटी कहते हैं कि वो उस पैसे को किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को बांटता है। उसकी पेइंग कैपेसिटी अगर अच्छी होगी तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी अच्छी होगी, अगर उसकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी तो उसकी सैलरी जो सैलरी है उसके एम्प्लॉयज़ की वो भी अच्छी नहीं होगी। तो फ्योल कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ को इतनी सैलरी तो ज़रूर देनी चाहिए ताकि जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हमेशा अच्छा बना रहे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग के पास ज़्यादा पैसे जिनके पास नहीं होते हैं तो वो कम चीज़ों से, मतलब कम कंफर्ट वाली चीज़ों से काम चलाते हैं। जैसे कंफर्ट का मतलब होता है कि इधर उधर जाने के लिए वो अपने पर्सनल व्हीकल का यूज़ नहीं करते हैं और ज़्यादातर जो जनरल जो व्हीकल्स हैं उनका यूज़ वो करते हैं, जैसे पब्लिक व्हीकल जिनको कहते हैं। तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर वो पर्सनल अपनी गाड़ी है उनके पास, कार है उनके पास, या वो फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं, तो इसका मतलब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, काफ़ी हाई है। तो जो फ्योल है वो कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी से खुश रखना चाहिए। अगर वो सैलरी से हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखेंगे तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी मन लगा के वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के बारे में सोचेंगे। तो यही है रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल की, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो डिसीजन मेकिंग है, अथॉरिटी, यानी कि जो डिसीजन किसी चीज़ के बारे में अगर डिसीजन लेना है तो वो जो डिसीजन लेने वाली जो कमांड है अगर वो किसी एक के पास है, यानी उसके ओनर के पास है, उसके हेड के पास है, तो उसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। जैसे जो एक छोटी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जैसे कोई कंपनी है वो छोटी कंपनी है, तो छोटी कंपनी के अंदर कम एम्प्लॉयज़ हैं, कम लोग हैं, तो जो हेड है वही सब कुछ संभाल रहा है, वही सेल्स डिपार्टमेंट को भी संभाल रहा है, वही परचेजिंग डिपार्टमेंट को भी संभाल रहा है, मार्केटिंग को संभाल रहा है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, छोटी है। तो वहाँ पे सारे डिसीजन जो हैं वो एक अकेला इंसान जो है ले रहा है। जैसे अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि वो अकेला इंसान था, सभी चीज़ों को हैंडल कर रहा था। तो सभी चीज़ों को हैंडल करना इज सेंट्रलाइजेशन। फिर आता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर में क्या होता है कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे,
ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, हर डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं, तो हमने क्या कर दिया, मैनेजर को डिसीजन लेने की जो अथॉरिटी है वो डेलीगेट कर दी, यानी कि उनको दे दी। तो इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ पे ओनर जो है हर चीज़ को नहीं देख रहा है। अगर ओनर हर चीज़ को देखने लगेगा इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो शायद ओनर जो है इतने जगह पे जा ही ना पाए। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जो होती हैं वहाँ पे क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है। और जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ज़्यादातर वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन को फॉलो किया जाता है। तो फ्योल कहते हैं कि सेंट्रलाइजेशन और जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसके बीच में हमेशा ही एक अच्छा जो बैलेंस है वो बना के कंपनी को रखना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कंपनी को कि हमें किस जगह पे सेंट्रलाइजेशन रखना है, और कंपनी को पता होना चाहिए हमें किस जगह पे डिसेंट्रलाइजेशन को रखना है। तो इस तरीके से सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन जो प्रिंसिपल है वो अपनी बात को कहता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल, स्केलर चेन। स्केलर चेन की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा, जो स्केलर चेन का डायग्राम यहाँ पे गिवन है, ये बहुत अच्छी तरीके से हमें समझा देता है कि स्केलर चेन क्या है। तो मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है स्केलर चेन। फ्योल कहते हैं, जैसे अगर आप इस डायग्राम को देखें ध्यान से, तो इसमें ए जो है वो टॉप में है। टॉप का मतलब हो गया वो ओनर है। उसके बाद उसके दो डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने बताया था, अगर सैमसंग कंपनी को ए मान लेते हैं तो सैमसंग कंपनी के जो दो डिपार्टमेंट हैं, जैसे बी, सी, डी, ई, एफ जो है वो मोबाइल के लिए काम कर रहे हैं। एल, एम, एन, ओ, पी जो है वो टीवी के लिए काम कर रहे हैं। या फिर अगर हम एक कोई भी और डिपार्टमेंट की अगर बात करते हैं, जैसे ए जो है वो ओनर हो गया, या जो सीईओ है वो है, और उसके बाद जो उसका एक सेल्स डिपार्टमेंट वाला हो गया, एक परचेज डिपार्टमेंट वाला हो गया। इस तरीके से भी इसको समझा जा सकता है। तो ये लोग जो हैं जो अलग अलग लेवल के हैं, बी, सी, डी, ई, एफ जो हैं ये मैनेजर्स हैं। एल, एम, एन, ओ, पी क्या है, ये भी मैनेजर्स हैं। और ए भी क्या है, मैनेजर, ए जो है सीईओ है। तो ये जितने भी मैनेजर्स हैं सब किसको बात बताते हैं, अपनी ए को बताते हैं। इनको ए को अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो बतानी पड़ती हैं। तो जो स्केलर चेन है, जो फ्योल बताते हैं स्केलर चेन के बारे में, वो यही कहते हैं कि अगर एफ जो है ए तक की, एफ को अपनी बात को पहुंचाना है, जो एफ मैनेजर है जो लोअर लेवल पे है, तो वो एफ से पहले ई पे बात जाएगी, ई से डी पे, डी से सी पे, सी से बी पे, फिर जो है ए के पास तक बात जाएगी, ताकि बात सबके पास तक की पहुंच जाए। तो इसी को कहते हैं जो एक फॉर्मल लाइन जिसको कहते हैं, वो फॉर्मल लाइन को ही स्केलर चेन कहा जाता है। कि रैंक के अकॉर्डिंग जब हमारी जो अथॉरिटी है वो डिवाइड होती है, जैसे ए के पास हाईएस्ट अथॉरिटी होगी, बी के पास से कम, सी के पास से कम, डी के पास से कम, ई के पास से कम, और सबसे कम एफ के पास अथॉरिटी होगी। तो इस तरीके से अथॉरिटी वाइज जब हम डिवाइड कर देते हैं लोगों को, तो उसको स्केलर चेन कहा जाता है। अब इसमें एक बात और आती है, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक कहता है कि जैसे ये डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में ई और ओ आपको दिख रहा होगा। तो अगर ई और ओ को आपस में कोऑर्डिनेट करना है, तो स्केलर चेन के अकॉर्डिंग ई को पहले डी को बताना पड़ेगा, डी सी को बताएगा, सी बी को बताएगा, फिर ए के पास तक बात पहुंचेगी, फिर ए एल को बताएगा, एल जो है एम को बताएगा, एम एन को बताएगा, एन के बाद ओ को बात पहुंचेगी। इस तरीके से ये जो तरीका है ये काफ़ी लंबा तरीका है, और ज़्यादातर नॉर्मल केसेस में इसी तरीके को फॉलो किया जाता है, और यही स्केलर चेन है। लेकिन जब इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं तो गैंग प्लैंक को फॉलो किया जाता है, यानी ई और ओ जो हैं वो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, और अगर कभी कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, जैसे मैंने आपको फाइनेंस और सेल्स डिपार्टमेंट का जो हेड है उसके बारे में बताया था, मान लेते हैं ई जो है सेल्स डिपार्टमेंट का, ओ जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट का है। जब कंडीशन आ गई कि जो सेल पर्सन है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो 10% डिस्काउंट दे कि 5% डिस्काउंट दे, तो उस केस में अगर ये दोनों लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, तो वो जो सेल पर्सन है उसको किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होगी। तो गैंग प्लैंक ज़्यादातर जो इमरजेंसी कंडीशंस हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये था स्केलर चेन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो प्रिंसिपल हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फेयोल ने टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, उनमें से हमने अभी तक की जो
9 प्रिंसिपल है उनको डिस्कस कर लिया है। 9 प्रिंसिपल स्केलर चेन था और हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, और इसके आने वाली वीडियो में हम इसके बाकी बचे हुए जो प्रिंसिपल हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।